जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमिया जडिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणुदयम् जीवस्य परोगणं गोच्छम्। गोमटसार जीवकांड ग्रंथ के आधार पर हमारी जीव समास की चर्चा चल रही है, जिसमें सामान्य से 14, 19, 38 और 57 जीव समासों की चर्चा हमने पहले की थी। उसके बाद आचार्य नेमिचंद्र ने 74 नंबर की गाथा में ये कहा कि जीव समास की चर्चा 4 अधिकारों में की जाएगी, जिसमें सबसे पहला अधिकार स्थान अधिकार, यानी इंद्रिय आदि की अपेक्षा से जो जीव समास की चर्चा की जाती है उसको स्थान अधिकार के अंतर्गत गर्भित किया। स्थान अधिकार में हम अभी 1 से गिनती हमने शुरू की थी। सामान्य से जीवित है, त्रस स्थावर के भेद से 2 है। चूंकि हम संसारी जीवों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए सिद्धों को शामिल नहीं किया जीव समास में, संसारियों को ही शामिल किया है। नहीं तो त्रस स्थावर और सिद्ध ऐसे 3 भेद किए जा सकते थे, लेकिन सिद्ध ये भेद शामिल नहीं। इसमें 3 गाथाओं के माध्यम से जो भेदों की गणना की जा रही है 1 से, जिसमें हम 75 नंबर की गाथा के आधार पर पिछली कक्षा में चर्चा की थी, जिसमें ये बताया था सामान्य जीवम, सामान्य से जीव एक ही है, एक ही भेद है। और यदि हम आगे आगे भेद करते जाएं तो 2 भेदों की अपेक्षा से रस और स्थावर का भेद है। 3 भेद किए जाएं तो एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय की अपेक्षा से 3 भेद हैं। 4 भेद किए जाएं तो सकलेंद्रिय में संगी असंगी भेद कर देने पर एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, संगी सकलेंद्रिय, असंगी सकलेंद्रिय, इस तरह से 4 भेद हो जाते हैं। 5 भेद करने हो तो 5 इंद्रियों की अपेक्षा एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। 6 भेद करने हो तो षटकाय की अपेक्षा से पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और त्रस कायक, इस प्रकार से 6 भेद बन जाते हैं। 5 स्थावर और त्रस में सकलेंद्री और विकलेंद्री, इस प्रकार से 2 भेद त्रस के, 5 भेद स्थावरों के, इनको मिलाने पर 7 भेद हो जाते हैं। 8 भेद करने हो तो जो सकलेंद्रिय हैं उनके पुनः संगी असंगी भेद कर दो तो 8 भेद हो जाते हैं। यदि 9 भेद करना हो तो 5 स्थावर काय और 4 भेद त्रस के कर देते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, इस प्रकार से 9 भेद हो जाते हैं। पुनः पंचेंद्रिय के 2 भेद करने पर संगी असंगी, इस प्रकार से 10 भेद हो जाते हैं। यहाँ तक की चर्चा हमारी कल संपन्न हुई थी। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं। उसके बाद अपन 76वीं गाथा के आधार पर चर्चा करें। है किसी का कुछ प्रश्न? उषा जी, हेमलता जी, दस्तक ख्याल में आ गए ना? इसके बाद हम 76वीं नंबर की गाथा के आधार पर जो 11 आदि भेद हैं। अब देखो, एक और बहुत अच्छी आपको अभी से फॉर्मूला दे देता हूं, आगे आचार्य देव देने वाले हैं, कि जितने भी भेद बताए जा रहे हैं ना अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सभी में आप
सामान्य से तो 10 भेद हो गए, लेकिन मध्यम विस्तार की अपेक्षा से, अल्प विस्तार की अपेक्षा से इसमें सभी में आप पर्याप्तक अपर्याप्तक भेद डाल सकते हैं। संसारी जीव को एक है, अगर उसके 2 भेद करने तो पर्याप्तक अपर्याप्तक की अपेक्षा से भी कर सकते हैं। 2 के 4 करने हो तो पर्याप्तक अपर्याप्तक भेद डाल सकते हैं। 3 के 6, ऐसे ही 4 के 8, 5 के 10, इस प्रकार से पर्याप्तक अपर्याप्तक का भेद आप डाल सकते हैं। कल ये चर्चा भी आई थी, आराधना दीदी ने शायद ये प्रश्न पूछा था कि पर्याप्तक कब कहा जाता है और निर्वृत्त पर्याप्तक कब तक रहता है। तो धवला ग्रंथ का मैंने एक संदर्भ देखा जिसमें कहा गया है कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर जीव को पर्याप्त मान लिया जाता है, लेकिन कोई ये कहेगा कि अंतर मुहूर्त काल में पर्याप्त शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाने पर क्या वो उनका उपयोग कर सकता है शरीर का, तो शरीर उपयोग के योग्य नहीं होता है। तत्वार सूत्र के में ये जो सूत्र आता है, निवृत्ति उपकरणों द्रव्येंद्रियम, यानी जो द्रव्येंद्रियां आदि हैं इनकी निर्वृत्ति की रचना मात्र की अपेक्षा से ही पर्याप्तियां कही गई हैं। बाकी तो आंख, नाक, कान, शरीर के अंगों पांग बनने में बहुत समय लगता है, इतनी जल्दी नहीं बनते हैं। तो निर्वृत्ति की अपेक्षा से है, उपकरण की अपेक्षा से पर्याप्ति, वो दोनों हमको वो सूत्र निर्वृत्ति उपकरणों द्रव्येंद्रियम लब्ध उपयोगो भावेंद्रियम, उस सूत्र का भी संदर्भ थोड़ा बहुत यहाँ पर लेकर के चलना चाहिए। विषय नया नहीं है, विषय तो वही है जो आपने पढ़ा है, 5 इंद्रिय संगी असंगी, पर्याप्तक अपर्याप्तक, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मात्र उनको व्यवस्थित क्रम से गणना के माध्यम से समझाया जा रहा है। ठीक है, 76 नंबर की गाथा देखते हैं। पण जुगले तस सहिए, तसस दुदि चदुर पण भेद जुदे। जुगले तस सहिए, तसस दुति चदुर पण भेद जुदे। दुग पत्ते यम्मिया, तसस्सत्य चदुर पणग भेद जुदे। ठीक है, 10 भेद तक की चर्चा हुई थी, 11 भेद की थोड़ी सी अपन ने की थी एंड में। पण जुगले, पण जुगले माने युगल, जो ऊपर युगल बताए थे ना एक गाथा में, 4 युगल बताए थे, उसमें पण जुगले 5 स्थावरों के 2 युगल बना दो। कौन कौन से? पर्याप्तक, सूक्ष्म और बादर। पण माने 5 स्थावरों के सूक्ष्म और बादर, इस प्रकार से 2-2 भेद कर दो, तो स्थावर के कितने भेद हो गए? 10। पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक बादर, इस प्रकार से आप 5 स्थावरों के 10 भेद कर लीजिए। और तस सही है, और उसमें एक त्रस और शामिल कर लो, तो कितने हो गए? 11। अगर आपके बैकग्राउंड में आवाज नहीं हो रही हो तो आप अनम्यूट करके रखिए, क्योंकि कर्णानुयोग का विषय है। द्रव्यानुयोग में तो प्रवचन शैली, उदाहरण, दृष्टांत बहुत आ जाते हैं, लेकिन कर्णानुयोग में क्या होता है, आपको जागृत रखने के लिए संवाद रखना पड़ता है। इसलिए अगर बैकग्राउंड में कोई डिस्टरबेंस ना हो तो आप अनम्यूट भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए 11 भेद हुए, अब 12 भेद देखते हैं। 12 भेद किस अपेक्षा से हो जाएंगे? तसस्स दुदि, फिर त्रस के 2 भेद कर दीजिए। कौन कौन से? विकलेंद्रीय और सकलेंद्रीय। पण जुगले तो पण जुगले के साथ में, यानी स्थावर के 10 भेदों के साथ में त्रस के 2 भेद लगा दीजिए। त्रस के 2 भेद करेंगे यानी सकलेंद्रीय विकलेंद्रीय, तो 10 और 2 क्या हो गए? 12 हो गए। ठीक है, फिर क्या करेंगे 13 भेद करने के लिए? 13 भेद करने के लिए क्या करेंगे? सकलेंद्रीय यानी पंचेंद्रीय है, उसके 2 भेद कर देंगे। कौन कौन से भेद करेंगे?
संगी और असंगी। संगी असंगी। तो कितने हो गए? 12 से 13। 13 भेद हो गए। ठीक है, अब 14 भेद करने तो किस प्रकार से करेंगे? मीना जी बोलिए। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री की भेद मिला दे। हाँ, 2 15 इंद्री, शरीर में 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, ये हो गए 4। और 10 कौन से लेने हैं? पण जुगले, यानी 5 स्थावर युगल। 5 स्थावर युगल माने 5 स्थावर सूक्ष्म और 5 स्थावर बादर। ठीक है, 10 वो हो गए। 11वां 2 इंद्रिय, 12वां 3 इंद्रिय, 13वां 4 इंद्रिय और 14वां 5 इंद्रिय। ये 14 भेद हो गए जीव समास के। अब इनके 15 भेद करने हैं तो क्या करेंगे? पंचेंद्रिय में पुनः क्या करेंगे? 2 भेद संगी और कर असंगी। देंगे, संगी असंगी के कर देंगे। तो 14 में से एक पंचेंद्री को अलग निकाल दिया तो उधर 13 बचे और पंचेंद्री के 2 भेद किए, संगी असंगी, और उसको वापस मिला दिया उसमें। तो इस प्रकार से 15 भेद हो गए। ठीक है जी। हाँ, पूर्णिमा जी ख्याल में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा? सर एक बार फिर से। सर कल कठिन की लग रहा है क्लास क्या? नहीं सुनी तो कल की नहीं सुनी आपने? जी, कठिन तो लग रहा। हाँ, कठिन तो लग रहा सर। सर बहुत कठिन लग रहा है मुझे। बहुत कठिन लग रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। मतलब इस तरह से कभी पढ़ा नहीं सर, पहली बार पढ़ रहे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ आप में से ही कोई बोलेगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा। जीव समास किसे कहते हैं? तो वो तो हमने बताया, ऊर्ध्वता सामान्य रूप सदृश धर्म या तिर्यक सामान्य रूप सदृश धर्मों के आधार पर जीव पदार्थों के समूह बना देना। समूह बना देना, जैसे क्लास स्कूल होता है ना, तो स्कूल में 400 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, तो 500 बच्चों को एक साथ तो नहीं पढ़ाया जाता है। क्या करते हैं उनका व्यवस्था के लिए? समूह बना देते हैं, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4। अरे कक्षा 1 में भी बहुत हो जाए तो कक्षा 1 का ए, कक्षा 1 का बी, कक्षा 1 का सी, सेक्शन बना देते हैं, ए बी सी सेक्शन भी बना देते हैं। और भी टीचर उस कक्षा के अंदर भी ग्रुप बना सकता है। होशियार बच्चों का एक ग्रुप बना दिया कि भाई ये स्कूल का नाम रोशन करेंगे। मध्यम बुद्धि वाले बच्चों का एक ग्रुप बना दिया कि भाई ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, तो ये भी होशियार हो जाएंगे। और एक बहुत पिछड़े बच्चों का ग्रुप बना लिया कि इनको अलग से ध्यान दे के पढ़ाएंगे तो ये कम से कम पास हो जाएंगे, स्कूल का नाम खराब नहीं होगा। तो ऐसे ही संसारी जीवों के किन्हीं गुण धर्मों के आधार पर समूह बना देना, उनका संग्रह कर लेना, उस संग्रह करने को ही जीव समास कहते हैं। ठीक है, अब वैसे अपन 74वीं जीव समास की सामान्य चर्चा फिर हमने इस आधार पे की थी। ठीक है, ऊपर जो हमने चर्चा की थी, पहले 7 भेद किए थे, उसमें फिर पर्याप्तक अपर्याप्तक करके 14 भेद कर दिए थे। ये सामान्य चर्चा हमने की ऊपर। उसके बाद 19 भेद किए थे, बादर और सूक्ष्म लगा करके। बादर, सूक्ष्म, साधारण, प्रत्येक, नित्य निगोद, इतर निगोद, इस प्रकार के भेद बनाए थे। और विकलेंद्री, सकलेंद्री, संगी, असंगी, और फिर उसमें पर्याप्तक अपर्याप्तक के भेद कर दिए थे। क्योंकि जितने भी जीव हैं संसार में, सभी में पर्याप्तक अपर्याप्तक ये भेद पड़ता ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पहले 19 भेद बनाए थे, फिर 38 भेद बनाए थे, फिर उसके बाद 38 में से 57 भेद बनाए थे। तो यहाँ पर फिर एक से फिर गिनती शुरू की गई है, क्योंकि आचार्य ने पुनः निर्धारित किया कि हम 4 अधिकारों में जीव समास की चर्चा कर सकते हैं। वो 4 अधिकार कौन कौन से हैं? जिनके आधार पर, इंद्रियों के आधार पर हम जीवों की एक कैटेगरी बना सकते हैं, क्लास बना सकते हैं। उत्पत्ति स्थान की अपेक्षा से बना सकते हैं। जैसे हम सभी मनुष्य हैं तो हम सभी गर्भज हैं, गर्भज होते हैं मनुष्य हैं। त्रियंच हैं तो उसमें गर्भज भी होते हैं, अंडज भी होते हैं, पोतज भी होते हैं, समूर्छन भी होते हैं। देवों का हम अगर योनि स्थान की अपेक्षा से बनाएं तो देव और नार की उपवाद जन्म वाले होते हैं। तो इस अपेक्षा से भी कैटेगराइजेशन किया जा सकता है।
देह की अवगाहना की अपेक्षा से भी किया जा सकता है। छोटी से छोटी देह कितनी होगी, है अंगुल के असंख्यात वे भाग बराबर सूक्ष्म गोदिया लब्धिया पर्याप्त जीव पैदा होने के तीसरे समय में सबसे कम अवगाहना वाला होता है। और सबसे उत्कृष्ट अवगाहना किसकी है, तो जो महामत्स्य 1000 योजन लंबा 500 योजन ऊंचा है वो और मध्य की सारी अवगाहनाएं उनकी अपेक्षा से भी हम जीवों की कैटेगरी बना सकते हैं। ऐसा होता है ना, सेना में भर्ती होती है तो बोले कि कितनी हाइट का होना चाहिए, बोले 6 फुट से हाइट वाले हैं उनको अलग खड़ा कर लो, 6 से कम वाले हैं उनको अलग खड़ा कर लो, 5.5 और उसके आसपास वाले उनको अलग कर लो। तो जो 6 फुट से ऊपर वाले हैं उनका अलग से मेजरमेंट की जरूरत नहीं, उनको सीधा दौड़ा देते हैं। 6 से कम वाले हैं उनका मेजरमेंट लेते हैं, 5.5 से कम है उनको कह देते घर जाओ तुम्हारी भर्ती नहीं होगी। तो व्यवस्था के लिए कैटेगराइजेशन होता है ना, ऐसे ही हाइट की अपेक्षा से भी, अवगाहना की अपेक्षा से भी जीवों की सदृशता को देखते हुए संग्रह किया जा सकता है। बात ख्याल में आती है? जी जी सर हाँ, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए मीना जी। सर मैं ये कह रही थी कितना भी डिवीजन करें बेसिक वो 14 जीव समाप्त ही रहेंगे ना। हाँ बेसिक 14 ही रहेंगे, आप 14 समझ लीजिए, बाकी खाली पढ़ लीजिए, बहुत उनमें याद रखने हाँ, की मतलब बात है। उन्हीं का विस्तार होता जाएगा। हाँ वो ये विस्तार तो वो जीव का ही विस्तार है, संसारी जीव का विस्तार। ठीक है, और सबसे अंतिम अधिकार था जो आचार्य ने कहा कुल की अपेक्षा से, यानी नो कर्म वर्गणा, जिसके द्वारा इसकी शरीर आदि की जो निर्मिति होती है, शरीर आदि की जो उत्पत्ति होती है, शरीर की उत्पत्ति में कारणभूत, जैसे देखो आप ऐसा कहोगे कि ये नो कर्म वर्गणा का भेद कैसे कर सकते हैं, तो कर सकते हैं ना, आरक वर्गणा अलग होती है, औदारिक वर्गणा अलग होती है, वैक्रियक वर्गणा अलग होती है। ऐसा मत समझना कोई भी पुद्गल कहीं भी काम आ जाता है, जहाँ सुई का काम है वहां हाँ सुई काम करती है, जहाँ तलवार का काम है वहां तलवार काम करती है। भाषा के लिए भाषा वर्गणा रूप पुद्गल परमाणु चाहिए, औदारिक शरीर निर्माण के लिए औदारिक वर्गणा चाहिए, कर्म शरीर के निर्माण के लिए कर्माण वर्गणा चाहिए, तेजस शरीर के निर्माण के लिए तेजस वर्गणा चाहिए। 22 प्रकार की वर्गणाओं का कथन तो शास्त्रों में किया गया है, सूक्ष्मता से वर्गणाओं के भी असंख्यात भेद हो जाते हैं। बिजली का परमाणु अलग है, अग्नि का परमाणु अलग है, पृथ्वी का परमाणु अलग है, वायु का परमाणु अलग है, तो ये परमाणुओं में भी भेद है, ये आप समझना। सभी परमाणु सभी काम में नहीं आते हैं, वो जिस जाति की वर्गणाएं हैं उस जाति की वर्गणा रूपी परिणमित होते हैं। इसलिए ये असमान जाति पर्याय शरीर जिन नो कर्म वर्गणाओं के निमित्त से बना है उनकी अपेक्षा से भी, जैसे गोबर में उत्पन्न होने वाला जीव अलग है, चावल में उत्पन्न होने वाला जीव अलग है, गेहूं में उत्पन्न जी होने वाला जीव अलग है। आपने देखा है कि नहीं देखा है? जी सब देखे तो गोबर में वैसा जीव सब उत्पन्न क्यों तरह नहीं होता है जो गेहूं में उत्पन्न होता है? क्योंकि वो जी नौकर्म सर वर्णन निमित्त है ना वहां पर। कुल, उसको कुल बोलते हैं, हाँ उसको कुल बोलते हैं। हम्म, देह की उत्पत्ति का स्थान अलग है, बर्फ में भी जीव उत्पन्न होते हैं और वो अलग जाति के होते हैं, गोबर के अलग जाति के होते हैं। गोबर के भी देखो तो गाय के गोबर के अलग होते हैं दूसरा उसका हाथी का गोबर लो तो उसमें अलग जाति के जीव उत्पन्न होते हैं। तो इस अपेक्षा से ये सर सब्जी फल में भी तो उसी जाति के जीव होते अलग जाति अलग। का मतलब त्रियंत से नहीं है, जाति का मतलब उनकी आकृति, हाँ रंग रूप, हाँ, उससे उसी कलर के उसी हाँ अलग अलग तरह की होंगे। अलग अलग तरह के होते हैं ना, उस अपेक्षा से बात। जी। तो वो इसके अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है, कुल के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसलिए योनि, स्थान और कुल इन दोनों में अंतर समझना चाहिए, वो चर्चा भी आगे आएगी। अब हमने जीव समास का एक अधिकार स्थान अधिकार लिया,
उस स्थान अधिकार के अंतर्गत 75वीं गाथा में हमने जीव के भेद करना शुरू किए। ठीक है, चलिए प्रीति जी 10 भेद तक आप गिनाइए, जहां जहां आपको समस्या होगी वहां हम हेल्प करेंगे। 5 हाँ, स्थावर, एक से शुरू 5 करिए, स्थावर। एक से शुरू करिए। सामान्य, सामान्य से जीव का एक ही भेद है। हाँ, बहुत बढ़िया। त्रस और स्थावर अपेक्षा से 2 भेद हुए। ठीक है। फिर एकेंद्री और विकलेंद्री एवं सकलेंद्री की अपेक्षा 3 भेद हुए। ठीक है। फिर पचेंद्री, पचेंद्री में के 2 भेद करने पर, जैसे एकेंद्री, विकलेंद्री और संगी असंगी, इस तरह से 4 भेद हुए। भेद कर रहे पंचेंद्र, एक केंद्री कैसे बन गया, ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया, मैं बोलता हूँ, समझ में आ जाएगा। जीव, संसारी जीवों को 4 भेदों में बांटना है। तो पहला भेद कर दिया एकेंद्री, जितने एकेंद्रीय जीव है उनकी एक कैटेगरी बना दी। दूसरी कैटेगरी किसकी बनाई? विकलेंद्रियों की, माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों का दूसरा क्लास बना दिया, 2 क्लास हो गए। तीसरा क्लास बनाया असंगी पंचेंद्रिय जीवों का, और चौथा क्लास बना दिया संगी पंचेंद्रिय जीवों का। कोई संसारी जीव छूटा इसमें, बताओ? ये 4 कैटेगरी के बाहर कोई संसारी जीव है? नहीं। ये तो ठीक है, लेकिन इस शब्द इसमें चुप उलझ रहे कि पंचेंद्रिय को भेद करना, तो पंचेंद्रिय के 2 वाक्य रचना पे मत जाइए आप। पंचेंद्रिय के 2 भेद करने पर 4 भेद हुए। कैसे हुए? पहला भेद एकेंद्रीय, दूसरा भेद विकलेंद्रीय, और तीसरा भेद पंचेंद्रिय के 2 भेद करने पर संगी असंगी, ये 2 भेद हुए। इस प्रकार कुल 4 भेद। ठीक है। विकलेंद्रिय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय तक आ गए। फिर तो उसके बाद पंचेंद्रिय के संगी असंगी भेद कर दिए। हाँ, है ना भैया? ऐसे ही है ना? हाँ, 4 भेद कैसे हुए, समझ में आ गया? एक इंद्रिय विकलेंद्रिय, संगी असंगी, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। समस्त संसारी जीवों के यदि 4 भेद करने हैं तो किस प्रकार से किए जाएं, वो 4 भेद करने की विधि बताई। एकेंद्रीय, विकलेंद्रिय और संगी असंगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, सकलेंद्रिय में संगी असंगी आएंगे। सकलेंद्रिय का मतलब क्या हुआ? पंचेंद्रिय, सकल, सकल माने पूरी इंद्रियां हैं, 5 हैं। अब 5 इंद्रिय शरीर सहित, मन सहित भी। शरीर तो सबको ही है, शरीर किसको नहीं है? संसार में सब शरीर वाले ही है। वो आप सकल परमात्मा, निकल परमात्मा वाला मत लगाइए फॉर्मूला यहाँ पर, ये सब सकल है। वो नहीं लगा रहे। हाँ, वो नहीं लगा रहे। सकल मतलब शरीर सहित तो 5 इंद्रिय भी है, इसीलिए तो नहीं। सकल शब्द का अर्थ है पूर्ण, पूरी इंद्रिया, 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियां। ठीक है। सकल का मतलब शरीर मत लगाइए, क्यों? क्योंकि जितने संसारी जीव हैं सब शरीर सहित हैं, एक भी जीव संसारी शरीर सहित नहीं है। इसलिए सकल और विकल का अर्थ आप शरीर सहित और शरीर रहित लगाएंगे तो आपकी चिट्ठी कहीं और पहुंचेगी। ठीक है, एड्रेस सही चिपकाइए। चलिए, 5 भेद करने हैं तो प्रीति जी आगे बढ़िए, 5 भेद करिए। हाँ, 4 भेद हो गए, संगी असंगी, इस तरह 4 भेद होते हैं। फिर 5 इंद्रियों की अपेक्षा 5 भेद हुए। तो 5 इंद्रियों में एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ऐसे 5 भेद हो गए। ठीक है। हाँ, षटकाय की अपेक्षा 6 भेद हुए। तो 5 स्थावर और 1 त्रस। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर 5 स्थावरों में त्रस के विकल और सकल में लाने पर 7 भेद हुए। हाँ, आ गया ख्याल में 7 भेद वाला फॉर्मूला?
लता जी 5 स्थावर, 5 स्थावर, तरस, एक तरस, और विकलत्तर में क्या लेना सर? 2 इंद्रिय से। दो इंद्री। एक सेकेंड, 6 भेद तो समझ में आ गया सटका है। अब 7 भेद देखिए, मैं नाम ही बोलता हूँ। नंबर 1 पृथ्वी का एक, नंबर 2 जल का एक, नंबर 3 अग्नि का एक, नंबर 4 वायु का एक, नंबर 5 वनस्पति का एक, नंबर 6 विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों का एक समूह बनाया, उसको कहते हैं विकलेंद्रिय। हो गए 6, और 7वां हो गया सकल इंद्रिय, माने पूर्ण 5 इंद्रिय वाला। कितने वेद हो गए? 7 वेद हो गए। ठीक है, क्लियर? 7 वेद समझ में आ गए। चलिए प्रीति जी, अब हम और किसी को कष्ट देते हैं, अब आप थोड़ा विश्राम करिए। आगे बताए, आगे कौन बताएगा? ममता जी जी 8 सर। वेद बताइए। इन 7 भेदों में विकल और असंगी और संगी मिलाने पर 8 हो गए। ठीक है, 5 तो स्थावर के भेद हो गए, और एक विकलेंद्रिय हो गया, और संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, इस प्रकार से 8 वेद हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 9 भेद बताइए आयुषी जी, उषा जी 9 भेद बताइए। 9, 8 तो थे ही। हाँ, तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री। किसमें मिला दिए हमने? इसमें मिलाए विकल, असंगी और संगी। नहीं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये 5 हो गए। 6वां हुआ 2 इंद्रिय, 7वां हुआ 3 इंद्रिय, 8वां हुआ 4 इंद्रिय, और 9वां हुआ 5 इंद्रिय। देखो ये बात ध्यान रखिए कि ये जब हम भेद बनाएं तो भेद पूरे होने पर कोई भी संसारी जीव छूटना नहीं चाहिए, इतना आप ध्यान रखिए। अगर कोई जीव छूट गया तो वो जीव समास नहीं कहलाएगा। अगर एक भेद बनाया तो सामान्य से सभी जीवों को, 2 भेद किए तो त्रस और स्थावर के माध्यम से सभी जीवों को ग्रहण किया। वैसे ही जब 9 भेद बनाए हैं तो 5 स्थावर में सारे एक इंद्रिय आ गए, 2 इंद्रिय कह के सारे 2 इंद्रिय जीव ले लिए, 3 इंद्रिय कह के सारे 3 इंद्रिय ले लिए, 4 इंद्रिय कह के सब 4 इंद्रिय ले लिए, और 5 इंद्रिय कह करके सब 5 इंद्रिय ले लिए। कोई भी जीव शेष नहीं बचना चाहिए संसारी। 9 भेद की अपेक्षा ख्याल में आ गई? चलिए 5 स्थावर, हाँ, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 9 भेद। बहुत बढ़िया। चलिए लता जी 10 भेद बनाइए। जी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी संगी मिलाने से 10 भेद होते हैं। आ गया ख्याल में? जी विषय ख्याल में आ रहा है पूर्णिमा जी? जी सर। हाँ चलिए 11 भेद बनाइए अब आप। पांच स्थावर और बादर सूक्ष्म की अपेक्षा से 10 पहले ही हो गए थे। हाँ, और सामान्य का एक भेद मिलाने पे 11 हो रहा है। नहीं अभी कंफ्यूज हो आप। देखो पृथ्वी कायक के 2 भेद हुए, बादर और सूक्ष्म। ऐसे ही जल कायक के भी 2 भेद हुए, बादर और सूक्ष्म। बादर और सूक्ष्म क्या होता है समझ में आता है? बादर और सूक्ष्म का क्या मतलब होता है? जी आता है। क्या मतलब है बादर और सूक्ष्म का? मतलब स्थूल और सूक्ष्म, मोटा मतलब दिखाई देने वाले और नहीं दिखाई देने वाले जीव और ना दिखाई देने वाले। अच्छा, वायु का एक जीव दिखाई देता है? नहीं नहीं। इसका ये है कि बादल नाम कर्म तो जीव स्वयं रुके और दूसरों को रोकें,
वो कहलाते हाँ, बादर जीव। हाँ और सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जो जीव न स्वयं रुके न दूसरे को रोकने में आगे ख्याल में बाधक हाँ, जो जो जीव वज्र को जिसका भेद पता करके है भी वो शरीर बादर है। सहित पार निकल जाए, वज्र को भी हाँ। भेद करके पार निकल जाए, उसको वो कहते हैं सूक्ष्म है। सूक्ष्म जीव। और जो जीव अड़ जाए, जैसे मैं बैठा हूँ अभी यहाँ पे आपके सामने कुर्सी पे, तो इस कुर्सी पे कोई और दूसरा बैठ सकता है? मैं बैठा हूँ तब तक, नहीं तो इसका मतलब मैं बादर हूँ। लेकिन इन्हीं प्रदेशों में अनंत सूक्ष्म जीव भरे पड़े हैं, अनंत सूक्ष्म जीव भरे पड़े हैं। जैसे अनंत भगवान अथवा कोई जीव 4 घातीय कर्मों का नाश करके परम औदारिक शरीर बाद में जब हो जाता है, तो जब सामान्य शरीर होता है तब उसमें अनंत बादर निगोदिया जीव होते हैं। वो सभी जीव परम औदारिक शरीर होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो बादर जीव तो नहीं रहते हैं, लेकिन जिन प्रदेशों में अनंत भगवान का परम औदारिक शरीर विराजमान है, उन प्रदेशों में अनंत सूक्ष्म निगोदिया जीव तो रहते ही। देखो, एक आपको बहुत आपको अच्छी लगे ऐसी बात बता, आप कभी सिद्धशिला गए? सिद्धशिला गए निगोदिया जीव बन के, निगोदिया जीव बन के गए, निगोदिया जीव बन के गए। जिन प्रदेशों में सिद्ध भगवान विराजमान हैं, उन्हीं प्रदेशों में अनंत सूक्ष्म निगोदिया जीव भी भरे पड़े, बादर भी हैं, सूक्ष्म भी भरे पड़े हुए, सूक्ष्म जीव भी भरे पड़े हुए। तो इसका मतलब यह है कि सूक्ष्म जीव कहीं भी चले जाते, अड़ते नहीं है, कहीं भी चले जाते हैं सर। सिद्ध क्षेत्र अलग है और सिद्धशिला अलग है। सही बात है। चलिए, अब 11 भेद हो गए, 11 भेद ख्याल में आ गए। बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा से स्थावरों के 10 भेद हो गए। 5 स्थावर होते हैं, 5 स्थावरों में से प्रत्येक के सूक्ष्म और बादर के भेद से कितने भेद हो गए? 10 भेद हो गए। कौन बता रहा था? पूरा करिए इस प्रकरण को। और त्रस का एक भेद लिया, त्रस का एक सामान्य रूप से त्रस खाली ग्रहण किया, त्रस के भेद नहीं किए। तो 10 स्थावर के भेद और एक सामान्य त्रस लेने से टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। चलिए आराधना दीदी, आप 12 भेद बताइए। कौन बताएगा? 5 स्थावर में त्रस के 5 स्थावर के कितने भेद? 5 स्थावर क्यों? स्थावरों के 10 भेद। जी, जल। सर मैं बताऊं? त्रस के विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय, ये मिलाए तो 12 भेद हो गए। 12 हो गए। 10 हो गए स्थावर और 2 हो गए त्रस, इस प्रकार से 12 हो गए। चलिए 13 भेद बनाइए। किसने बोला था मैं बनाऊं? मीना जी बनाइए। सर 5 स्थावर के सूक्ष्म और बादर जे 10 भेद हुए, और त्रस के मिलाने त्रस का एक भेद मिलाने पे 11 और त्रस के 2 भेद। बोलिए सही है, सही है। सकलेंद्रिय वाले त्रस के 3 भेद हो गए, विकलेंद्रिय, संगी सकलेंद्रिय और असंगी सकलेंद्रिय। यानी विकलेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, ये 3 भेद और मिला दिए तो 13 भेद हो गए। चलिए 14 भेद बनाइए। स्थावर के सूक्ष्म। हेमलता जी बनाइए 14 भेद। 10 सामान्य का एक। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ चलिए, कौन बनाएगा? ललिता जी। चौदह भेद बनाइए।
हाँ आवाज आ रही है? आ रही है आवाज सुनाइए। स्थावर में बादल सूक्ष्म की अपेक्षा ये 10 भेद हो गए। हाँ और सर मैं बताऊं? नहीं बोलने दीजिए ललिता जी। वनस्पति काय के 10 भेद। नहीं, स्थावर के 10 हो गए ना, स्थावर के 10 हो गए बादल सूक्ष्म की अपेक्षा से। 11वां भेद हो गया 2 इंद्रिय, रस का 12वां हो गया 3 इंद्रिय, 13वां हो गया 4 इंद्रिय और 14वां हो गया 5 इंद्रिय। स्थावर के 10 और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय मिला दिए 14 भेद। 14 हो गए। चलिए किरण जी 15 भेद बताइए। सर पर्याप्त और अपर्याप्त के वो बाद में करेंगे, वो पर्याप्त अपर्याप्त की विवक्षा अभी नहीं लगा रहे हैं। पंचेंद्रीय सकलेंद्रीय एक ही बात होती है। हाँ 15 भेद बताइए। किरण जी विदिशा। जी सर बता रहे हैं। 10 तो वही है पढ़ जुगले, वो तो कंटिन्यू चलते जाएंगे आप। हाँ जी, हाँ जी सर। सर ये रहेंगे कि वनस्पति के आ जाएंगे क्या, साधारण और प्रत्येक? अभी 15 भेद करने हैं ना, 15 भेद में नहीं आएंगे, आगे से आएंगे। अभी तो 15 ही करने हैं ना, 15 करिए खाली। अभी 14 में से खाली एक को ही विस्तार देना है। अच्छा 14 कैसे हुए वो ध्यान में है? जी सर। हाँ अब 14 में एक ऐसा भेद है जिसके 2 भेद करने हैं। सर मैं बताऊं? पंचेंद्रीय के सर संगी और असंगी मिल जाएंगे। हो गया ना, संगी असंगी पंचेंद्रीय के 2 भेद कर दिए तो 15 हो गए। जी जी सर। ठीक है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक के 5 स्थाव, 5 बादर, 5 सूक्ष्म, 10 हाँ 11वां 2 इंद्रिय, 12वां 3 इंद्रिय, 13वां 4 इंद्रिय, 14वां संगी पंचेंद्रीय और 15वां संगी पंचेंद्रीय। ठीक है जी सर। जी चलिए जी सर। अब थोड़ा हम स्थावर में भी भेद करना यहाँ से प्रारंभ करेंगे। 16 जब भेद गिनेंगे, 16 कौन करेगा 16 भेद? हम करें भैया? करिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और नित्य निगोद, इतर निगोद, इनके बादल और सूक्ष्म मिलाने से 6 उगल हुए तो 12 हो गए। और प्रत्येक वनस्पति उनमें से रस के उक्त विकलेंद्रीय, असंगी, संगी 3 मिलाने से 16 हुए। ठीक है, आपने बहुत शॉर्ट में बोल दिया है, मैं फिर से बोल देता हूँ। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ये 4 हो गए। वनस्पति का एक के 3 भेद किए, 3 भेद वनस्पति का एक। नित्य साधारण नित्य निगोद पहला भेद, साधारण इतर निगोद दूसरा भेद, और साधारण नित्य और प्रत्येक ठीक है। अब प्रत्येक का सूक्ष्म वाला भेद तो नहीं हो सकता है ख्याल में। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, इन 6 के बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा से 12 भेद हो गए। ठीक है। 13वां भेद हो गया प्रत्येक वनस्पति। ठीक है। 14वां भेद हो गया विकलेंद्रीय। 15वां भेद हो गया असंगी पंचेंद्रीय या असंगी सकलेंद्रीय, जो भी कहो, सकलेंद्रीय कहो पंचेंद्रीय कहो एक ही बात है। और 16वां हो गया संगी सकलेंद्रीय या संगी पंचेंद्रीय। इस प्रकार से 16 भेद हो गए।
ठीक है, अभी मैं 16 पे ही रुक रहा हूँ क्योंकि समय आज हो गया है। ये तो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, आप उस दृष्टि से सोचेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। कल इसकी आगे चर्चा करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।